अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ज़रा हटके। पिछले 9 दिनों से गाज़ा पट्टी पर इज़राइली बमबारी मुस्तकिल जारी है। जब घरों को निशाना बनाया जाता है, जब घरों को तबाह किया जाता है, तो लोग पनाह ढूंढने के लिए स्कूलों में और मसाजिद में जाके बैठ जाते हैं। फिर उन स्कूलों और मसाजिद को निशाना बनाया जाता है। जब बमबारी में लोग ज़ख्मी होते हैं वो हस्पताल की जानिब जाते हैं और फिर उन हस्पतालों को भी निशाना बनाया जाता है। अब तक तकरीबन 20 इस किस्म की हेल्थ फैसिलिटीज़ तबाह की गई हैं, कैफ़ेज़ को निशाना बनाया जा रहा है। और वो जो न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशंस, आपने ज़ाहिर है कि पूरी दुनिया ने सुना है, वो जो अल जज़ीरा की बिल्डिंग को तबाह किया गया, उससे पहले 14 लोकल मीडिया आउटलेट्स को भी इसी तरह निशाना बनाया गया ताकि वहाँ से कोई ख़बर ना निकले, किसी की आवाज़ ना सुनी जाए। 200 से ज़ायद फ़लस्तीनी अब तक शहीद हुए हैं और तकरीबन 100 इनमें से सिर्फ ख़वातीन हैं और बच्चे हैं। लेकिन ये नंबर्स गिनवाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये जो शहीद हुए हैं और ख़ास तौर पे जो बच्चे शहीद हुए हैं, इनके चेहरे भी हैं, इनके नाम भी हैं। जैसे रफ़ीफ़ अबू दायर एक 12 साल की लड़की थी, और अगर ये तस्वीर आप देख रहे हैं, दूसरी वाली, अगर पहली वाली अब तस्वीर लगाई, ये अपनी ईद के जोड़े में अपने घर पे बैठी हुई है। ये है 12 साल की उम्र की रफ़ीफ़ अबू दायर। और अब आज इसकी लाश थाम के इसका भाई जो है वो सिर्फ इसके लिए रो ही सकता है। आज एक मैंने ट्वीट देखी, एक वालिद हैं गाज़ा में और बड़ी गरीब बात की, और उन्होंने कहा कि, और वो ख़ुद कह रहे हैं कि मैंने आज एक बहुत अजीब चीज़ की। मैंने अपने 2 बच्चे अपने भाई को दिए और अपने भाई के 2 बच्चे मैंने अपने घर में रख लिए। और ये मैंने ऐसा क्यों किया? ताकि अगर मेरे घर पे बम गिरे तो कम से कम मेरे कुछ बच्चे ज़िंदा रहेंगे, और अगर मेरे भाई के घर पर बम गिरे तो कम से कम उसके कुछ बच्चे ज़िंदा रहेंगे। और ये पढ़ के आप यकीन करें कि बहुत मुश्किल होता है कि आप इस पे बात ही कर सकें, क्योंकि आप सोचते हैं कि मैं उसकी जगह हो सकता हूँ, मेरे बच्चे उसकी जगह हो सकते हैं। सिर्फ अगर हम आज की बात करें तो सिर्फ ये नहीं हुआ। एक जो 11 बच्चे एक हमले में मारे गए, वसत। हाँ, इससे पहले मैं ये बताऊँ, वो जो आप कह रहे थे ना कि घरों को निशाना बनाया जाता है, घरों से भागते हैं, मस्जिदों में पनाह लेते हैं, स्कूलों में तो उन्हें निशाना बनाया जाता है, कैफ़ेज़ को निशाना बनाया जा रहा है, हस्पतालों को निशाना बनाया जा रहा है। आज इसराइली वज़ीर दिफ़ा बेनी गैंट्स, उनका एक बयान छपा है 2-3 घंटे पहले। उन्होंने कहा जी कि गज़ा की कैंपेन जो है उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक कि हम दुश्मन को खामोश नहीं कर देते, और अब तक गज़ा में हज़ारों टारगेट्स मौजूद हैं। यानी 342 मुरबा किलोमीटर के इलाके में जहाँ 20 लाख फ़लस्तीनी रहते हैं, 13,000 से 14,000 फ़लस्तीनी फ़ी मुरबा किलोमीटर में अभी भी उनकी तसल्ली नहीं। उन्होंने कहा हज़ारों टारगेट्स मौजूद हैं। इसका मतलब है कि ये जो 20 लाख लोग हैं बेसिकली, इनको ख़त्म हो जाना चाहिए, उसके बाद ही अमन इसराइल के लिए कायम हो सकता है। अजीब बयान था। आपने 11 बच्चों की बात की, ये मरहलावार 11 मई से लेके अब तक 11 बच्चे हैं। अच्छा, इन 11 बच्चों का बैकग्राउंड क्या है? एक तंजीम है नॉर्वेजियन रिफ्यूजी काउंसिल, वो गज़ा में 118 जो स्कूल हैं वो चलाती है। उसने एक प्रोग्राम शुरू किया कि गज़ा में जो नफ्सियाती धचके यानी ट्रॉमा से जो मुतासिर बच्चे हैं वो कैसे मेंटली सरवाइव कर सकते हैं और फिट रह सकते हैं। तो इस सिलसिले में एक मुसलसल एक साइको सोशल प्रोग्राम जो है वो नॉर्वेजियन रिफ्यूजी काउंसिल वो चलाती है। इस दफ़ा के सेशन में बमबारी से पहले 60 बच्चे 5 साल से लेकर 15 साल तक के वो इस प्रोग्राम में शामिल हुए ताकि उनको तरबियत दी जा सके। अब तक इन 60 में से 11 बच्चे बमबारी से हलाक हो चुके हैं। उम्र उनकी 5 से 15 साल है, ज़ाहिर है उस ब्रैकेट में ये आते हैं। जो नॉर्वेजियन रिफ्यूजी काउंसिल के सेक्रेटरी जनरल हैं जेन एगलैंड,
उनका कहना है कि ये सिर्फ चंद बच्चों की मौत तो नहीं है, ये उन ख्वाबों की भी मौत है, वो ख्वाब भी उनके साथ दफन हो गए जो उनके वालिदैन या सरपरस्तों ने उनके लिए देखे थे। इनमें से मिसाल के तौर पे एक बच्ची है 15 साल की लीना आयात, वो और उसके वालिदैन तीनों शहीद हो गए। एक वाहिद 2 साला बहन है जो कि 70% तक जल चुकी है बॉम्ब के जो शिद्दत है उसकी वजह से, और ज़ाहिर है कि उसकी हालत बहुत ही नाजुक है। एक और बच्चा जो शहीद हुआ वो है 13 साला तला ऐमन। ये एनआरसी के लिए ही काम करती थी, माफ़ कीजिएगा बच्ची है ये, एनआरसी के लिए काम करती थी। वो उसका 17 साला भाई और वालिद डॉक्टर ईमान अबुल औफ तीनों शहीद हो गए। अच्छा, डॉक्टर ईमान अबुल औफ जो हैं गज़ा का जो सबसे बड़ा शिफा हॉस्पिटल है उसमें शोबा अद्वियात के सरबराह थे। वो भी ज़ाहिर है कि टेररिस्ट थे, एक मिलिट्री टारगेट थे, तो उन्हें मारना जो है वो ज़रूरी था। तो इस वक्त इस तरह की सूरत हाल वहाँ चल रही है। अच्छा, इसके दौरान इज़राइल की जो अरबिक मुबशिर अकाउंट है, मैं बस एक चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ मुबशिर, आप भी देख लें। इज़राइल का जो अरबिक लैंग्वेज अकाउंट है वो क्या ट्वीट करता है, ज़रा अगर आप स्क्रीन पर वो ट्वीट हमें दिखा सकें। नीचे तस्वीर है गाज़ा की बमबारी पर, ऊपर ये क्या लिखा हुआ है आपको पता है? अलम तरा कैफा फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील। ये है सूरह अल फील, जहाँ पर अब्राहा की फौज के अंजाम के बारे में बताया गया है। ये पता नहीं क्या करना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन शायद ये नहीं समझते कि यही वो फौज है। इसराइल का ये ऑफिशियल अकाउंट है। इसराइल का ये ऑफिशियल, अच्छा, इज़राइल इन अरबिक। और इसके सामने अब बेहतर तो इनके लिए ये है ना कि सारे फ़लस्तीनियों को बस मार दिया जाए। वो अगर नामुमकिन है तो फिर ये है कि उनका हौसला आप तोड़ दें, मतलब क्रिपल कर दें, ब्रेक कर दें। लेकिन ऐसा होना नहीं वाला, क्योंकि आपको पता है कि फ़लस्तीनी रेजिस्टेंस का अगर एक सिंबल है वो क्या है? वो कफ़िया नहीं है, वो पत्थर नहीं है, कफ़ाया नहीं है, वो पत्थर नहीं है, वो गुलेल नहीं है, वो रॉकेट नहीं है, वो है चाबी। और पता है क्यों? अगर वो ज़रा तस्वीर दिखा दें प्लीज़ स्क्रीन पर। 1948 में जिन फ़लस्तीनियों को अपने घरों से बाहर निकाला गया, 7.5 लाख अभी तक अपने पुराने घरों की चाबियां उनके पास हैं, और वो पास ऑन करते हैं अपनी औलाद को कि एक दिन आएगा, ये चाबी से घर खुलेगा, इस चाबी से हमारा घर खुलेगा। तो ऐसी कौम को आप कत्ल कर सकते हैं, आप कुचल नहीं कर सकते। अच्छा, मज़े की बात है कि चाबी जो है वो अब ज़ाहिर है सिंबल ही है पॉलिटिकल उसका, रेजिस्टेंस का। जी, वो कस्बे जिनमें ये लोग रहते थे, जिनके हाथ में चाबी है, वो सफ़ा हस्ती से मिटाए जा चुके हैं, और वहाँ ऐसी तब्दीलियाँ किए गए हैं जिसे ग्राउंड रियलिटीज़ कहते हैं कि अब वो पहचाने नहीं जाते। तो फ़लस्तीनियों ने उनके लिए एक अलहदा से आर्काइव बनाया है 1948 तक का। एक एक गांव की तस्वीर है जिसका अब इस वक्त दुनिया में वजूद नहीं है, जिसको तारीख से मिटाने की कोशिश की। मुबशिर कुछ कह रहे थे आप? मैं ये कह रहा था बुस्से साहब कि जैसे शुरू में बताया कि 213 लोग अब तक शहीद हुए हैं, और जिसमें 61 बच्चे हैं और 40 ख़वातीन हैं। तो वो अपनी जगह जो पैलेस्टीनियन प्रिजनर्स सोसाइटी है उसने जो आज आदाद-ओ-शुमार जारी किए हैं, उन्होंने कहा है 9 मई से अब तक जो है 1300 फ़लस्तीनियों को गिरफ़्तार करके इसराइली जो हैं अपने साथ ले गए हैं, जेलों में बंद कर दिया है। उन पर क्या गुजर रही होगी। फिर उसके अलावा जो लोग ज़ख्मी हुए हैं, 1500 के करीब तादाद बताई है ऑफिशियली पैलेस्टीनियन अथॉरिटीज़ ने, कि ये वो लोग हैं जो ज़ख्मी हुए हैं जिनके लिए सेहत की कोई फैसिलिटी अब अवेलेबल नहीं है कि उनको किस तरह वो किया जाए। फिर ज़ाहिर है कोविड अपनी जगह, आज कुछ रास्ते खुले थे जिसमें से कुछ ह्यूमैनिटेरियन एड आ रही थी, वहाँ पर भी इसराइल ने कहा कि वहाँ मोटर हमले हुए हैं, तो लिहाजा हमने वो रास्ता दोबारा बंद कर दिया है। तो सूरत हाल तो मुस्तकिल। अच्छा, आज तक के जो है वहाँ फिगर हैं दरबदरी के, ये जो 9 दिन की कैंपेन है ना अभी तक, बिल्कुल, इसमें 40,000 जो गज़ा के फ़लस्तीनी हैं वो दरबदर हुए हैं, यानी रिफ्यूजी विद इन रिफ्यूजी। उस सिलसिले में 2,500 घर तबाह हो चुके हैं 9 दिन के अंदर।
और ज़ाहिर है कि इसराइली वज़ीर दिफ़ा के नज़दीक अभी भी हज़ारों टारगेट्स मौजूद हैं जो इसराइल के काम के हैं। अच्छा, अब अमेरिका की अगर मैं 2 मिनट बात करूं तो सदर बाइडन जी, डेमोक्रेट, लेफ्ट, लिबरल, ह्यूमन राइट्स, अभी वो ट्वीट कर रहे थे कि जी हम LGBTQ कम्युनिटी के साथ खड़े होंगे, कोई इनके बारे में ये मसला बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है ना। ईद के लंच करते हैं, एक मीटिंग करते हैं, वर्चुअल है, जाहिर है। और हालांकि जो मुस्लिम कम्युनिटी है और जो अरब कम्युनिटी है अमेरिका में, तो तकरीबन मेरा ख्याल है कि 90% वोट डेमोक्रेट्स को ही दिया था। और बहुत एक बड़ी बात थी, और जो उनकी जो बड़ी तंजीमें हैं जैसे केयर है और कुछ और भी तंजीमें हैं, उन्होंने इसरार किया था कम्युनिटी को कि आप जाएं और इनकी जो ईद महफिल है उसमें शामिल करें। अब तमाम ने बॉयकॉट करने का ऐलान कर दिया है। मिशिगन में एक शहर है डेट्रॉइट, डेयरबॉर्न, और वहाँ पर एक बहुत बड़ी आबादी है अरब अमेरिकन की, और उन्होंने भी पूरा वोट दिया है बाइडेन को और डेमोक्रेट्स को। मैं भी पढ़ा था कि लोग कह रहे हैं कि इतना गुस्सा उन्होंने कभी वहाँ पर नहीं देखा। अभी बाइडेन ने आना था फोर्ड मोटर कंपनी, जहाँ पर किसी इलेक्ट्रिक कार की लॉन्च होनी है, और उसके बिल्कुल सामने वो उसके खिलाफ, बाइडेन के खिलाफ और इजराइल के खिलाफ और फ़लस्तीन के हक़ में मुजाहरे किए जा रहे हैं। अच्छा, जाहिर है कि जब भी ये बात होती है, और हमें पता है कि ये बात करना बिल्कुल फजूल है, लेकिन फिर भी क्या करें, हम बात करते हैं अरब ममालिक की, हम बात करते हैं मुस्लिम ममालिक की। ठीक है, आपको पता है हाल में कुछ महीनों पहले ही एक बहुत बड़ा एक फ़ैसला किया गया था एब्राहम अकॉर्ड्स के नाम से। जी हाँ, बहरीन, मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल। जी। अब जाहिर है कि आप उससे वो पीछे कोई नहीं हट सकते, और मुझे पता है कि इन चीज़ों से कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वहाँ पर भी अब आवाज़ें उठाई जा रही हैं। सऊदी अरब के बारे में कहा जा रहा था ना कि अच्छा, आवाज़ें तो वहाँ ज़ाहिर है हमेशा से उठाई जाती रही, लेकिन बड़ी मज़ेदार जो है डेवलपमेंट ये हुई कि बहरीन में जो फ़लस्तीनियों के हक़ में जो मुजाहरे हैं उनके ख़िलाफ़ पहली बार ताकत का इस्तेमाल किया जा रहा है मुंतशिर करने के लिए, इसलिए कि भाई साहब से अभी नए तो सफारती ताल्लुकात कायम हुए इसराइल से कि यार आप जाके पार्टी ख़राब कर रहे हैं, मसला ये है। बिल्कुल। अच्छा जी, ज़रा एक चीज़ और जिस पे बड़ा जाहिर है हमें लग रहा था कि जो अमेरिका जो है वो इस बात पे बड़ा कंसर्न है कि अल जज़ीरा और AP के दफातर को निशाना क्यों बनाया गया। तो अब से कुछ देर पहले एंटनी ब्लिंकन जो हैं अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनसे पूछा गया कि इसराइल ने आपको कोई फिर सबूत दिया जो आप मांग रहे थे। उन्होंने कहा हमारे पास इंटेलिजेंस से कोई फ्रेश इन्फॉर्मेशन आ गई है तो हम उसको देख रहे हैं। उनसे पूछा गया कि वो इन्फॉर्मेशन क्या है, उन्होंने कहा वो मैं अभी आपको नहीं बता सकता, मगर जो एक वो था कि शायद वो कोई कंसर्न है AP के ऊपर और अल जज़ीरा के ऊपर हमले के। इतनी भोली बातें मत किया करें, और इसी के साथ ही ब्रेक का टाइम हो गया। बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कि मुसीबत कभी तन्हा नहीं आती, हमेशा जोड़े में आती है। इसी तरह गज़ा में भी मौत के इस वक्त 2 चेहरे हैं। फ़ज़ा से इसराइली बम बरस रहे हैं और नीचे कोविड अपनी कारगुजारियाँ मुकम्मल ताकत के साथ दिखा रहा है। सबूत इसका ये है कि इस वक्त दुनिया में जो 2-3 खित्ते कोविड से सबसे ज़्यादा मुतासिर हैं उनमें गज़ा भी शामिल है, जहाँ जो रेट ऑफ इन्फेक्शन है, पॉजिटिविटी रेट जिसे कह सकते हैं आप, 28% है, यानी 100 में से 28 जो हैं वो पॉजिटिव हैं। मज़ीद जुल्म ये हुआ है कि इसराइली तैयारों की बमबारी से गज़ा की जो वाहिद कोविड टेस्टिंग लेबॉर्ट्री थी वो तबाह हो चुकी है, और कतर का जो हिलाल अहमर का दफ्तर था वो भी तबाह हो चुका है।
पाकिस्तान बड़ा एक्टिव है डिप्लोमेटिक सतह पे भी और वैसे भी ख़ासा बेचैन है कि किस तरह से फ़लस्तीनियों की मदद करे। तो आज वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने ऐलान किया है कि पाकिस्तान गज़ा के लोगों के जो कोविड की मुसीबत है उससे निपटने में हाथ बटाने के लिए हंगामी इमदाद भेजेगा। कब भेजेगा, किस नौइयत की होगी, ज़ाहिर है कि वो तो वक्त और हालात के हिसाब से पता चलेगी। साथ ही साथ इससे पहले कल एक और ऐलान आया कि हमारी जो सबसे मशहूर फलाही तंजीम है पाकिस्तान की, ईदी फाउंडेशन, उसके सरबराह जो हैं फैसल ईदी, उन्होंने कहा कि जी हमारी भी एक 5 रुकनी टीम गज़ा जाने की कोशिश कर रही है। फ़लस्तीनी सफारत खाने से वीज़ा लिया जा रहा है और बकौल उनके हम मिस्र के रास्ते वहाँ जाने की कोशिश करेंगे। लगभग 30 मिलियन रुपए का बजट उन्होंने जो है इसके लिए मुख्तस कर दिया है और मिस्र में ही वो दवाओं की और ख़ुराक की और बाकी चीज़ों की ख़रीदारी करेंगे। हमारे साथ फैसल ईदी मौजूद हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ये फवाद चौधरी ने भी ऐलान कर दिया है, कल आपने भी ऐलान कर दिया है। तो हम ये क्या एक्सपेक्ट करें कि चूँकि एक ही मकसद के लिए हुकूमत पाकिस्तान भी इंटरेस्टेड है, आप भी इंटरेस्टेड है, तो किसी सतह पे अगर कोऑर्डिनेशन के साथ ये चीज़ें हों बजाय इसके कि अपनी अपनी मस्जिद बनाई जाए इस मौके पे, तो वो ज़्यादा बेहतर है। मेरे ख्याल से जो गवर्नमेंट है वो वहाँ की फ़लस्तीन की गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम कर रही होगी और वो यहाँ अभी काम शुरू नहीं किया, करना चाह रहे हैं। हाँ, तो पाकिस्तानी एयरफोर्स के जो जहाज़ हैं या आर्मी के जो जहाज़ हैं वो लेके जाएंगे यहाँ से इमदाद डायरेक्ट। हमारा जो है वो हम अगर लेके जाएंगे तो फिर कस्टम क्लियरेंस, इसमें बहुत सारी परेशानियाँ हैं। तो इसीलिए हमने ये फ़ैसला किया है कि जो मिस्र है, मिस्र की जो होलसेल मार्केटें होंगी वहाँ से हम सारी चीज़ें लेके जो हमें उनको मतलब मुतालबा करेंगे कि हमें इन दवाइयों की ज़रूरत है, वो फौरी तौर पे हम वहाँ से चंद घंटों के अंदर जो है वो बड़ी क्वांटिटी में ट्रांसफ़र कर सकें। प्रैक्टिकली कैसे पहुँचेंगे? कैसे? हमें देखें, हम लैंड करेंगे कायरो, ठीक है, और रास्ता भी यही है। जब हालत अमन होती है ये गज़ा में जो है वो कायरो, और कायरो से जो है वो सूएज़ कैनाल क्रॉस करके सनाई डेजर्ट क्रॉस करके फिर जो है वो गज़ा में जाते हैं। गज़ा के पास अपना कोई एयरपोर्ट नहीं है। मगर मिस्र की इजाज़त की ज़रूरत तो होगी ना? मिस्र की इजाज़त की ज़रूरत होगी। उन्होंने सारी हमसे डिटेल ली है और बंदों के नाम लिए हैं और फ़लस्तीन एम्बेसी के थ्रू लिए हैं, वो उनके साथ राब्ते में हैं। आपके इल्म है कि इसराइल ने जो दो वाहिद क्रॉसिंग्स थी जो गज़ा से लगती हैं वो आज बंद कर दी हैं। ज़्यादातर जो यूरोपीय इमदादी कारकुन थे उसी के ज़रिए आ जा रहे थे, तो वो रास्ता तो हो गया बंद। अब वाहिद रास्ता जिस पे प्रेशर आएगा वो मिस्र की साइड से, वो मिस्र की साइड से है। 2011 में भी जब हालात ख़राब हुए थे तो मैं ईदी साहब के साथ मिस्र ही गया था, लेकिन मिस्री पाकिस्तानी एम्बेसी ने बहुत कोशिश की। हम 15 दिन तक वहाँ इंतज़ार करते रहे। आप गज़ा में दाखिल नहीं हो सके थे। हाँ, इस पर कम बेश पाकिस्तानी एम्बेसी ने क्या कोशिश की थी कि पाकिस्तानी एम्बेसडर ने जो है वो ईदी साहब से भी राब्ते में थे, हमारे से राब्ते में थे। उन्होंने बहुत कोशिश की कि हमारा जो टीम थी, ईदी साहब के साथ हम थे, कि हमें जो है वो गज़ा जाने दिया जाए, क्योंकि उस वक्त भी वहाँ पे बहुत बड़ी बमबारी हो रही थी। और उन्होंने जो है वो मिस्री जो है वो नाकाम रहे, क्योंकि इजरायली जो है वो मिस्री वाले हिस्से पे भी आके उन्होंने ब्लॉकेट कर दी थी बॉर्डर को। तो फैसल भाई, इस बार भी क्या यही ख़तरा नहीं है कि अभी वो तक इसी तरह नहीं, करेंगे? अभी तक जो है वो बंद नहीं हुई है। जो मिस्र वाली साइड है ना, वो अभी खुली हुई है और वो बंद नहीं हुई है। और मुझे नहीं लगता, क्योंकि लेकिन कोई लोकल फ़लस्तीनी गाइड, कोई लोकल तंजीम, कोई स्ट्रक्चर जिससे आपका राब्ता हो, वरना आप गज़ा में क्या करेंगे? नहीं, पाकिस्तान में जो इस वक्त नाइब एम्बेसडर है वो हमारे साथ खुद चल रहा है। और अच्छा। हाँ, वो हमारे साथ वो खुद भी गज़ा का ही है। तो फैसल, अच्छा, हाँ, वो खुद भी गज़ा का ही है। आपने कुछ अंदाज़ा लगाया होगा कि वहाँ किन चीज़ों की ज़रूरत है, कितनी आप इमदाद लेकर के जाएंगे, वहाँ से प्रोक्योर करेंगे, और वो क्या क्या चीज़ें होंगी वो थोड़ा सा बताएंगे? हाँ, हमारा जो इनिशियल जो टारगेट है वो 3 करोड़ रुपए का है, जो कि हम जो है वो करेंगे इमदाद। और सबसे ज़्यादा इस वक्त जो वहाँ पे ज़रूरत है लाइफ सेविंग मेडिसिन्स की है, जो कि हमें एम्बेसी ने बताया, एम्बेसडर ने बताया कि
अर्जेंट ज़रूरत जो है वहाँ पे लाइफ सेविंग मेडिसिन की है। हज़ारों जो सिविलियंस हैं इस वक्त सरकारी अस्पतालों में मौजूद हैं जहाँ पे बमबारी भी चल रही है और बहुत सारे हॉस्पिटल डैमेज भी हैं, जिनको मेडिसिन की ज़रूरत है, ऑपरेशंस की ज़रूरत है, बहुत सारी दूसरी चीज़ों की ज़रूरत है। तो वो ऑपरेशन का सामान है, दूसरी चीज़ें हैं, वो हम उनको सप्लाई करेंगे और करेंगे, वही रास्ता वही होगा मिस्र वाला। और मुझे नहीं लगता ये ह्यूमैनिटेरियन एड है तो इनको ब्लॉक करनी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ये ब्लॉक करेंगे तो छोटी छोटी चीज़ों के लिए मतलब लोग जो है वो अपनी जानें गंवाएंगे। शायद मकसद इनका तो यही है कि सारी चीज़ें ब्लॉक कर दें ताकि लोग एक ही दफ़ा मर जाए। अभी तक मैंने पिछले 9 दिन में किसी जो इंटरनेशनल रेपुटेशन वाली जो बहुत बड़ी बड़ी एनजीओज है ना, उनमें से किसी का नाम नहीं सुना कि वो गजा में है। रेड क्रेसेंट है, रेड क्रेसेंट तो हमेशा से है। रेड क्रेसेंट है, रेड क्रेसेंट तो इनकी अपनी है और जो ऑलरेडी जिनका एक्टिविटी वहाँ चल रही है ना, बस वही है फिलहाल। हाँ, तो उन्हीं के साथ हमारा जो है वो कोशिश होगी कि इन्हीं के रिसोर्सेज को जो है हम जी मुबशर करें। कतर की रेड क्रिसेंट को तो कल ही उन्होंने तबाह किया है। कल इसराइल ने बमबारी करके, तो जाहिर है अस्पतालों पे वहाँ पर कड़ा वक्त है। ये फैसल, आपके पास कोई टाइम लाइन को आपने फ्लैश अपील यहाँ पाकिस्तानियों से की, क्योंकि बहुत से पाकिस्तानी इस बारे में तशवीश का इजहार कर रहे हैं और साथ ही साथ वो भी किसी तरह मदद करना चाहते हैं, तो बेहतर नहीं होगा कि आप कोई अपील कर लें ताकि ज़्यादा शायद यहाँ से आपको जो है अपील हमने बाज़ाब्ता तौर पे तो नहीं की, लेकिन आपके प्रोग्राम से अगर पाकिस्तानी जो है वो मेरी बात अगर सुनते हैं और मेरा मैसेज जाता है तो आप हमें पाकिस्तानियों से दरख्वास्त है कि आप हमें मदद करें, और जब हम पहुंच जाएं भले आप फिर करें, लेकिन जो है वो आप जितना हमें करेंगे मदद उतना ही ज़्यादा हम लोगों की मदद खुद कर सकेंगे। हमने अपनी तरफ से तो खैर अनाउंस किया ही है, और जितनी फिर इजाफी इमदाद आएगी उससे हम काफ़ी मुमकिन है कि काम बेहतर सारी मालूमात ईदी फाउंडेशन की वेबसाइट पे होंगी, किस तरह रब्ता करना है, क्या करना है। जी बहुत शुक्रिया फैसल ईदी साहब कि आपने हमें एतमाद में आपको मैं खुदा करे कि आप कामयाब हो जाए वहाँ जाने में। थैंक यू सो मच। एक वक्फा ले लीजिए। वेलकम बैक। आगे बढ़ने से पहले मैं एक और ख़बर शेयर करना चाह रहा था फ़लस्तीन के बारे में कि शायद तकरीबन 1 सदी बाद तमाम जो फ़लस्तीनी हैं इज़राइल में, हर शहर में, चाहे वो गाज़ा हो, चाहे वो जाफा हो, चाहे वो वेस्ट बैंक हो, एक मुकम्मल हड़ताल वहाँ पर की गई है। अब आप शायद सोचेंगे कि इससे इज़राइल को क्या फ़र्क पड़ेगा। तकरीबन 21% इज़राइल की आबादी फ़लस्तीनी है, अरब है, और ये एक किस्म का आप समझें कि जैसे बॉन्डेड लेबर का लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं ना, जी जी, वो उनकी भी सिचुएशन इसी तरह की है। वो जाते हैं, वो इज़राइल में काम करते हैं, फिर उनको वापस आने की भी इजाज़त दी जाती है। ज़ाहिर है कि उनकी कोई इंश्योरेंस नहीं होती, कोई उनकी प्रोटेक्शन नहीं होती, और उनको तनख्वाह भी कम दी जाती है, लेकिन ये वो हैं जो इज़राइल की इकोनॉमी का पहिया भी चलाते हैं। आज एक मुकम्मल हड़ताल है, और ज़ाहिर है कि इज़राइल इसको अच्छा नहीं समझ रहा, और जो वहाँ पर जो मुजाहरे हुए हैं, और तमाम पुरअमन मुजाहरे हुए हैं, काफ़ी वीडियोज़ हैं हमारे पास भी हैं जिसमें वो सिर्फ बैठ कर वो गाने बजा रहे हैं, मौसीकी का इस्तेमाल किया जा रहा है एज़ अ वे ऑफ प्रोटेस्ट, लेकिन ये भी इज़राइल को हज़म नहीं हो रहा, और अब तक कोई 40 से ज़ायद लोगों को ज़ख्मी किया गया है लाइव फायरिंग में। ज़ाहिर है कि इज़राइल का यही कहना है कि नहीं जी, इन्होंने हमारे पर हमला किया था, लेकिन उसका सबूत अगर आप पूछें तो बस कहते हैं कि जी हमने कह दिया, इससे ज़्यादा सबूत आपको क्यों दे भाई इज़राइल, क्यों दे इज़राइल सबूत। जी मुबशर। तो अब ज़रा रुख करते हैं मुल्क के अंदर का, जहां पर जो कोविड की सूरत हाल है उसमें कुछ बेहतरी नज़र आ रही है। केसेस में जो पहले 10% से ऊपर थे, अब जो गुज़िश्ता 24 घंटे में जो केसेस आए हैं वो तकरीबन 8% उनकी शरह बनती है। ऑल दो टेस्ट जो हैं वो कम हो रहे हैं, 29,000 टेस्ट हुए हैं, 2566 केसेस आए हैं। जो अभी NCOC ने एक ग्राफ दिया है शहरों का, उसके मुताबिक अभी भी रावलपिंडी में जो है वो 30% है शरह, लाहौर में 18.9% है,
तो जो शहरों में पंजाब के खसूसन जो है और केपी के, वो अभी भी शरह जो है वो ज़्यादा है। एक जो तशवीशनाक बात है वो कराची और अमूमी तौर पर पूरे सिंध प्रोविंस में जो है शरह जो कि 5 से 7% तक रह रही थी, वो भी अब 9% पर आ रही है। बहरहाल 2 हफ्ते का हमने लॉकडाउन बर्दाश्त किया, लेकिन मुबशिर NCOC ये भी कह रही है कि मसलन कि एक्टिव जो केसेस हैं मजमूई तौर पे कौमी सतह पे उनमें 25% की कमी भी आई है, ये भी NCOC का कहना है। जी बिल्कुल, और वही मैं सुनाना चाह रहा था। डॉक्टर फैसल सुल्तान जो वज़ीर आज़म के मावन ख़ुसूसी हैं बराए सेहत, उन्होंने कहा है कि 2 हफ्ते का जो लॉकडाउन हुआ है उससे चीज़ें बेहतर हुई हैं। तो पहले उनकी बात सुन लेते हैं। आपको कोविड के बारे में और ख़ुसूसन वैक्सीन के बारे में और उसके बारे में अगर लोगों के कुछ ख़यालात या क्वेश्चंस हों तो उनका जवाब दिया जा सके या उनको क्लैरिफाई किया जा सके। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें हमारे अदाद शुमार के मुताबिक जो कोविड के केसेस हैं उनमें कुछ कमी वाक़ई हो रही है, और ये इस बात का प्रूफ है, इस बात की दलील है कि जो NPIs यानी जो रिस्ट्रिक्शंस, जो इक़दामात NCOC के ज़रिए इशू हुए और जिसको हमारे सूबों ने और हमारी लोकल इंतज़ामिया ने अपनाया और आपने तमाम पाकिस्तानियों ने उसमें मदद की, उसका कुछ खातिर खा असर हमें नज़र आ रहा है। इसके अलावा मैं समझता हूँ कि मैं ख़ुसूसन तमाम पाकिस्तानी सिटीज़न्स, हमारे पाकिस्तान में रहने वाले तमाम शहरियों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने इन मामलात में, इन रिस्ट्रिक्शंस में, इन तकलीफ़ों में शामिल हो के, यानी इनको डिसिप्लिन के साथ फॉलो करने की कोशिश की और उसका खातिर खा नतीजा हमारे सामने आ रहा है। इसके साथ साथ मैं ये याद कराता चलूँ कि ये जो SOPs जिनको बोलते हैं, जो एहतियाती तदाबीर हैं, मास्क का इस्तेमाल है, हजूम में ना जाना है, ये वो तमाम चीज़ें हैं जो फ़िलहाल हमने जारी रखनी है और इनको अपनाए रखना है। इनको हम छोड़ नहीं सकते क्योंकि अभी बीमारी की सूरत हाल ऐसी नहीं कि हम इनको ख़त्म कर सकें या इनको खैरबाद कह सकें। साथ साथ वैक्सीनेशन का अमल जारी है और मैं फिर से सबको इनकरेज करता हूँ, सबको दावत देता हूँ कि जैसे जैसे आपकी बारी आती है जाके अपनी वैक्सीनेशन ज़रूर लगवाइए। जो हमारी वैक्सीनेशन की मुहिम है वो इंशाल्लाह जारी रहेगी और जारी है, और उसमें कोई किसी किस्म का गैप या रुकावट नहीं आई। जी, आपने सुना फैसल सुल्तान साहब को कि कुछ कमी आई है। जहाँ तक वैक्सीनेशन के बारे में है तो उन्होंने कुछ आदाद शुमार दिए कि अब तक 38 लाख लोगों को वैक्सीन लग चुकी है और तकरीबन 4,500 लोगों को जो है ये लगभग जो है कल ये तादाद 1 मिलियन तक पहुंच जाएगी। आज 9 लाख कुछ हज़ार जो है वो था सिलसिला, तो बिल्कुल 22 करोड़ में उन्होंने, हाँ, तो वो जो है वो साहब बिल्कुल शरह स्लो तो है। उन्होंने उसकी रीजंस भी दिए हैं कि बहुत से ममालिक में शरह कम है, जाहिर है नहीं होनी चाहिए थी, मगर साथ साथ उन्होंने ये भी इंदिया दिया कि कुछ लोगों के खदशात हैं वैक्सीनेशन के बारे में, जो हमने देखे शुरू में जब हेल्थ ऑफिसर्स को लगी तब भी एक रेजिस्टेंस आई थी। अब भी खुसूसन एस्ट्राजेनेका के बारे में कुछ लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात थे, वो भी उन्होंने एड्रेस किए। उन्होंने कहा कि जी तकरीबन कोई 4,500 लोगों में मामूली सा रिएक्शन हुआ, जिसमें से 90% में या तो जहां इंजेक्शन लगा वहां दर्द या बुखार हुआ है, तो कोई सीरियस अभी तक कोई ऐसी साइड इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिला। एस्ट्राजेनेका को आपको पता है प्रिवेंटिवली 40 साल से ऊपर तक ही रखा गया है, क्योंकि मिलियन में कोई 4 केसेस ऐसे आते हैं जिसमें ब्लड क्लॉटिंग होती है, तो वो नहीं हुई। फैसल सुल्तान के बकौल NCOC ने ये डिसीजन लिया कि फ़िलहाल कई अगले 1-2 महीनों तक टूरिज्म पे पाबंदी होगी, हाँ, जो कि एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। ये है, हाँ, ये है। जाहिर है कि जो लोग सोच रहे थे कि गर्मियों की छुट्टियों अच्छा में अब नॉर्थ जाएंगे, साथ में ऐसा नहीं होने वाला। इंटरेस्टिंग चीज़ें भी आ रही हैं उस पे कोविड के हवाले से ही, पहले उसके बाद बात करते हैं। बिल्कुल।
वेलकम बैक। और बात कोविड की हो रही है तो सबसे जो अहम शोबा है वो है तालीमी इदारे कब खुलेंगे। अभी तक जो सूरत हाल यही है कि 23 मई तक तमाम इदारे बंद रहेंगे, तालीमी इदारे, और 24 मई से स्कूल्स खुलने शुरू हो जाएंगे। तो स्कूल्स के लिए क्या अभी जो है सूरत हाल रहेगी वो सिंध की हद तक तो मैं बता सकता हूँ कि शायद वही हो कि एक दिन जाना हो, एक दिन ऑनलाइन, क्योंकि वो ये कह रहे हैं, मेरी सईद गनी से बात हुई है, उनका ये ख्याल है कि अभी पूरी तरीके से हम स्कूल्स नहीं खोल सकते क्योंकि जो ईद का इम्पैक्ट है पहले हमें वो भी जज करना पड़ेगा। दूसरी बात सबसे इम्पॉर्टेंट ये थी कि 15 जून तक आपको पता है इम्तिहानात डिले हो गए हैं और उसके बाद 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं के इम्तिहानात होने हैं। उस बारे में अभी जो सारे वज़राए तालीम हैं वो मिलकर बैठेंगे और डिस्कस करेंगे। जो इनिशियल डिस्कशन हुई है वो ये ऑप्शन भी है कि 9-10 की जगह पहले 11वीं और 12वीं के पेपर्स ले लिए जाएं ताकि जो कॉलेज के एडमिशन्स हैं उनके एक तो वो मुतासर ना हो, और दूसरे ये है कि 9-10 के पेपर्स वो डिले हो जाएं। एक ऑप्शन ये भी है क्योंकि इनका ख्याल था कि हम जुलाई में जो है समर वेकेशंस कर देंगे, 1 महीने की ऑलरेडी बहुत हर्ज होगा, जो 2.5 महीने की होती हैं उसको कट शॉर्ट करके जुलाई में कर दें। अब ये भी गौर हो रहा है कि शायद समर वेकेशंस हम जून में कर दें और जुलाई में पेपर्स ले लें ताकि जो थोड़ा बहुत फियर है अभी भी के केसेस ना बढ़ें, तो शायद इस मामले को जो है इस तरह सुलझा लिया जाए। तो इस पे सारे सूबे मुत्तफ़िक़ हैं। तो होपफुली 9-10 के पेपर्स जो हैं वो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के पेपर्स के बाद होंगे और ये पेपर्स सारे जुलाई में शुरू होंगे। मगर इस बात की ज़ाहिर है जब ये बैठेंगे बाज़ाब्ता ऐलान जो है तकरीबन 3-4 दिन में हो जाएगा। तो ये सूरत हाल है। एक और स्टोरी आज मैं देख रहा था डॉन पे, जो कल रात से सोशल मीडिया पर चल रही थी कि कल रात को 11:15 बजे लाहौर एयरपोर्ट पर आपको पता है मलिक रियाज साहब जो हैं वो एक चार्टर्ड फ़्लाइट से आए दुबई से, और उनकी अहलिया थी, उनके एक रिश्तेदार थे, 2 और लोग, 5 लोग आए, और उनसे जब जो टेस्ट इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ ने कहा स्टाफ ने, तो उन्होंने उनकी सुनी अनसुनी कर दी और वो वहाँ से घर चले गए स्टाफ के रोकने के बावजूद। उसके बाद जो अथॉरिटीज़ थी उन्होंने उनके घर भेजा कि जनाब आप वहीं वैक्सीन करा लें, आप ज़ाहिर है मलिक रियाज हैं, मगर उन्होंने अपनी और अहलिया और अपने रिश्तेदार की वैक्सीन नहीं कराई। जो उनके साथ वर्कर्स थे उन्होंने बहरहाल वो वैक्सीन करा ली। इस पर खासा शोर भी मचा हुआ है कि ये क्या अमीर और गरीब के लिए जो एक कानून की बात की जाती है, मसलन अगर यही हरकत कोई आम आदमी करता तो क्या इमिग्रेशन स्टाफ जो है उसको जाने देता। बाज़ाब्ता शिकायत भी दर्ज कराई है लाहौर के जो एयरपोर्ट मैनेजर हैं, उन्होंने सिविल एविएशन को भी लिखा है। लेकिन अभी मैं प्रोग्राम से पहले चेक कर रहा था तो अल्हम्दुलिल्लाह जैसे एक्सपेक्टेड था, कोई इंक्वायरी ऑर्डर नहीं हुई, कोई पत्ता नहीं हिला, और मलिक साहब हैं, आपको पता है, तो कोई ऐसा। नॉर्वे की वज़ीर आज़म हैं और जो बोरिस जॉनसन हैं यूके के प्राइम मिनिस्टर, उनसे भी ज़्यादा पावरफुल हैं। उनको तो बाकायदा जुर्माने ठुक गए थे SOPs के खिलाफ वर्जी। नहीं सर, ये देखें वो क्या कहते हैं ना, 1 नहीं 2 दर्जन पाकिस्तान। हाँ, क्योंकि दो तो कुछ नहीं है ना यार, हम उससे काफ़ी आगे निकल गए हैं। लेकिन इसमें कोई मतलब मेरे लिए कोई हैरान कुन बात इसमें बिल्कुल नहीं है। अच्छा, आपके लिए है क्या? हैरान हुए हैं? मेरे लिए शौक नहीं। देखो ज़रा बात हैरान कुन, स्ट्रिक्ट तो SOPs फॉलो होते हैं एयरपोर्ट्स के ऊपर, और अगर मलिक रियाज हैं तो क्या वो मलिक रियाज ज़ाहिर है कोई हाई लेवल गवर्नमेंट ऑफिशियल तो नहीं है, ठीक है, उनकी एक वो हाई लेवल गवर्नमेंट ऑफिशियल की हैसियत क्या है भाई सर? हाई लेवल गवर्नमेंट ऑफिशियल यार क्या हो गया है? मतलब किस शोबे के लोग उनके मुलाजिम नहीं है यार? ये कुछ ऐसी है कि नेपाल कहे कि हमारे पास माउंट एवरेस्ट है और हम कहें कि यार निकटी पहाड़ी हमारे पास भी है। ये इतना फर्क है। फिर तुम बुरा मानते हो जब मैं रोजाना तुम्हें कहता हूँ हाउ क्यूट यू आर। अब नहीं, आज तो मैं भी कहूँगा, आज तो मुझे भी सर, लेकिन ये है कि चले उस लाहौर एयरपोर्ट मैनेजर की तो कम से कम तारीफ कर दें कि उसने राइटिंग में लिख करके इन्फॉर्म तो कर दिया अथॉरिटीज़ को कि जनाब ये हुआ है, अब आप देख लें जो आप कर सकते हैं। वो जाहिर है हायर अथॉरिटीज़ हमारे यहाँ मलिक साहब के लिए हमेशा बेबस ही रही है। देखे ना, मलिक साहब ने भी वही किया जो उन्हें करना चाहिए, रोक सके तो रोक लो। ये आप नारा आपको पसंद है ना? लेकिन मलिक साहब ने एक बयान जरूर जारी किया, बहरिया टाउन ऑफिशियल ने बयान, ये भी बड़ी बात है, कहा कि मलिक साहब ने कहा है
कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है और आप सीसीटीवी फुटेज चेक कर लें। किसी स्टाफ ने तो उन्हें कहा ही नहीं कि भाई आप टेस्ट करवा लें। अब जाहिर है जब उनके घर पे भी गए वो तो उसकी भी सीसीटीवी फुटेज होगी कि जनाब आप लगवा लें, तो पता नहीं, लेकिन मलिक साहब बाहर मलिक साहब सीसीटीवी फुटेज का बाकायदा रिकॉर्ड, मैं तो बहुत लॉ अबाइडिंग सिटीजन हूँ। अगर मुझे कोई कहता कि आप टेस्ट करवा लें तो मैं क्यों ना करवाता। सीधी बात है। खामखा लोग जो है बदजन हैं भी उनसे और बदजनी फैलाते भी हैं। एक और इंटरेस्टिंग खबर है, हालांकि अब तो खैर ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं, इस तरह के कई वाक़यात हो चुके हैं। लाहौर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के कोई 18 एहलकार उन्हें मुअत्तल कर दिया गया है। उन्हें मुअत्तल कर दिया गया है। क्यों मुअत्तल कर दिया गया है? वही पूछने वाला था। वो रिश्वत लेके लोगों की आउट ऑफ टर्न वैक्सीनेशन करवा रहे थे, तो जाहिर है कि ऊपर वालों को पता लग दिया, उन्होंने मुअत्तल कर दिया। इनमें वो लोग भी शामिल हैं जो वैक्सीनेशन सेंटर्स पे दीगर तरह की बेकायदगियों में भी मुलव्वस हैं। तो वो जो लोग कहते हैं ना उस्मान बुज़दारी की हुकूमत कुछ नहीं कर रही, ये नहीं, एक्टिव तो है, वो कर रही है। और इससे यार उसका क्या हुआ? वो जो एक एमएनए थे, उनकी फैमिली का बड़ा मिनिस्टर, जी मिनिस्टर चीमा साहब। हाँ। नहीं सर, चीमा साहब का बस उसके बाद कुछ नहीं हुआ सर, बस वही है। और अब तो मतलब रात गई, बात गई, अब तो सबने टीके लगा लिए, तो कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। आपने अभी बात की ना, ये जो लोगों को मुअत्तल किया है, ये जो आउट ऑफ टर्न वैक्सीनेशन का, कम से कम वो वैक्सीन तो लगा रहे थे। अब जो दुनिया भर में, और मुझे डर है कि पाकिस्तान में चलो ये कदरन कम है क्योंकि यहाँ से सारी स्टेट स्पॉन्सर्ड ही हो रही है ना, मोर और लेस। लेकिन यूरोप में और इनफैक्ट चाइना में भी ये एक और सिलसिला शुरू हो गया है जाली वैक्सीन्स का। और इनफैक्ट अगर आप बैरून मुल्क हैं और ये आप सुन रहे हैं तो मुतात रहें। और ये जो अजीबो गरीब फेसबुक पेजेस हैं या वेबसाइट्स ये क्रिमिनल माफियाज ने अब खोलनी है कि जी बिल्कुल $100 की वैक्सीन है, हम आपको 80 में लगाएंगे, वो सिर्फ सेलाइन आप में डाल रहे हैं। और मतलब आप खुशकिस्मत होंगे अगर सिर्फ उसमें सेलाइन है। हो सकता है कि कुछ और भी डाली हो, ताकि डिटर्जेंट ना डाल, नहीं कुछ भी हो सकता है ना, ताकि थोड़ा दर्द हो, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये चल रहा है। जहाँ तक आपकी बात हुई मुबशिर, आप पहले बात कर रहे थे ना वैक्सीन हेजिटेंसी की, कि लोग डर रहे हैं। आज मैंने यार, मुझे पता नहीं था कि आप इस पर बात करेंगे, नहीं तो मैं वीडियो भी मैं ले आता। और ये वीडियो एक वेल क्वालिफाइड इंजीनियर साहब ने मुझे भेजी है कि सर ये देखें, ये सब ड्रामा था। मैं तो आपको बता रहा था कि इन सारी चीज़ों के पीछे बिल गेट्स था। उस वीडियो में क्या था, देखा आपने वीडियो? नहीं, एक बंदा खड़ा हुआ है अपनी शर्ट उतार कर, और यहाँ पर वो दिखा रहा है कि मुझे वैक्सीन हुआ है। फिर एक मकनातीस लेता है और वहाँ पे चिपका देता है और वो चिपक जाती है, वो अंदर चिप चला गया। उसने कहा कि सर ये सबूत है ना कि इसके अंदर चिप है। हालांकि चिप्स के अंदर आयरन नहीं होती वैसे, लेकिन चलो अब तो बिल गेट्स का भी माइक्रोसॉफ्ट से कोई ताल्लुक नहीं रहा यार, मुझे तो तरस आता है। नहीं, वो बस अब बेचारे उसके पीछे ही पड़े रहेंगे ना। तो बहरहाल आज इतना ही। कल का दिन दुआ करें ज़्यादा खैरियत वाला हो, ताकि हमें अच्छी खबरें उनकी तरफ ध्यान देने का भी मौका मिले। फ़िलहाल इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।